वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के अगर आपने इससे पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ उसको देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बन गई, आप उसको देखिए। आज शुरू हो रहा है मेन पॉलिटी यहाँ से। वो तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कंपनी के इंपॉर्टेंट एक्ट थे। अब बात यहाँ से शुरू हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, संविधान बनने की शुरुआत यहाँ से होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 1-2 ज़रूर आते रहते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसको। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन करिए उसको। और अगर आप नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी चाहते हैं, प्री प्लस मेंस डिस्कशन ग्रुप, पूरा कंप्लीट तैयारी, पूरी गाइडेंस, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी के सब्जेक्ट, पूरी तैयारी के लिए यूपीपीसीएस 2024 या यूपीपीसीएस 2025 के लिए तो आप हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम दामों में फुल तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा और संविधान का निर्माण। तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा, अब देखिए बात आती है संविधान सभा। सब लोग जब पूरी दुनिया पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का गाना गा रहे थे तब एम.एन. रॉय जी ने बात उठाई, पूर्ण स्वराज तो ले लोगे, उसको गवर्न कैसे करोगे? क्या अंग्रेजों के कानून से भारत देश को चलाओगे? क्या भारत देश कैसे चलेगा? उनका अच्छा यार, ये तो बात मैंने सोची नहीं। कहा तो सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करो, संविधान की मांग करो कि हम कानून बनाएंगे, हम अपने देश की जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, किसकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम देखेंगे। हमारा कल्चर अलग है, अंग्रेज़ों का कल्चर अलग है ना। वहाँ बिकिनी कॉन्सेप्ट है, यहाँ आप देखते हो साड़ी कॉन्सेप्ट, हर चीज़ अलग है। तो उस हिसाब से कानून बनने चाहिए। तो अच्छा ठीक है, समझ गया। तो संविधान सभा के गठन के विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। डेट आपको याद रखनी, किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में, ठीक है। और 1935 में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखना 1934 में किसने डिमांड करी। 1934 में ऐसे शॉर्ट में लिखोगे, अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, मतलब जो एडल्ट लोग हैं वो वोट देंगे, जिन लोगों को चुनेंगे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आके क्या करेंगे, संविधान निर्माण में काम करेंगे। वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नेहरू की इस मांग के अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेजों ने इसको स्वीकारा और इसका नाम दिया अगस्त ऑफर, ठीक है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, पहली बार मांग स्वीकार करी गई थी अगस्त ऑफर में संविधान असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप के साथ भारत आए। तो कौन आया? क्रिप्स मिशन। कब आया? 1942 में आया क्रिप्स मिशन। कौन आया? क्रिप्स मिशन, कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम आपके लिए ये चीज़ बनाएंगे। अब क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी मांग थी 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। तो ये तो भैया इसने बाइकआउट कर दिया क्रिप्स प्रस्ताव को। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को फिर भेजा गया। किसको भेजा गया? कैबिनेट मिशन को। ये कब आया था? 1946 में। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को इसने भी ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा की निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया। तो अब बात आती है आपको इतनों को शॉर्ट कैसे करना है, इतने एरिया को। देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लिखोगे 1934, किसने डिमांड करी? एम.एन. रॉय, ऐसे शॉर्ट लिख लिए। फिर 1934 के बाद 1935 में किसने डिमांड करी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में ऐसे लिख लिया। फिर 1938 में पंडित नेहरू ने डिमांड करी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हो रही है। फिर अंग्रेज़ों ने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और दिया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के थ्रू एक्सेप्ट कर ली, डिमांड स्वीकार कर ली कि ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर के बाद बना देंगे। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। कौन आया? क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष। फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कौन आया? कैबिनेट मिशन। तो ये देखिए पूरी क्रोनोलॉजी आपकी एक लाइन में बन गई कि नहीं। मतलब कहने के स्मार्ट स्टडीज़ का यही तरीका होता है। अब मैं पूरे यही लेके सिर्फ आऊँ ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं ये पूरा पैरा लाया, अब आपको स्मार्ट वे क्या करना है, इसको शॉर्ट कर लेना है, ट्रिम कर लेना है ना। तो ऐसे ही आप नोट्स अगर ले लोगे तो आराम से ट्रिम कर करके पढ़ सकते हो, आराम से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। तैयारी एक स्मार्ट वे में करी जाएगी ताकि एग्ज़ाम टाइम में इतना बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो ये देखिए पूरा मतलब इतना पैराग्राफ को आपने इसने में कन्वर्ट कर लिया। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, की कैसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। संविधान सभा का गठन देखते हैं अब कब हुआ।
कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव से नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट डिटेल है। एक सेकंड, संविधान सभा कब बनी? नवंबर 1946। अब संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? तो 389 सीटें थी, याद रखनी है आपको, जिनमें से दो, ऐसे याद रखो, 389 सीटें थी टोटल। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए कितनी सीटें थी पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में उस टाइम, जैसे आज पूरी लोकसभा की 552 है ना, ऐसे पूरे भारत को डिवाइड करा 389 सीट में, 389 सीट में, जिसमें से 296 सीटें रखी ब्रिटिश इंडिया के लिए, मतलब ये जो ब्रिटिश भारत है ना उसके लिए, और 93 सीटें देसी रियासत। देसी रियासत मतलब जैसे छोटे छोटे राजाओं की जो प्रिंसली स्टेट थे वो। 93 सीटें देसी रियासतों के लिए, 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब 296 को भी फर्दर बांटा 11 प्रोविंसेस मतलब जैसे आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे ही प्रोविंसेस होती थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो गवर्नर मैनेज करता था। 292 सीटें 11 प्रोविंसेस यानी राज्यों को दी, और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के लिए रख लिया, एक तरह से यूनियन टेरिटरी समझ लीजिए। 4 जो सीटें थी वो मुख्य आयुक्त के लिए रख ली, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। टोटल कितनी थी? 389, 296, 93 और 296 भी फर्दर 292 और 4, ठीक है। प्रत्येक प्रांत और रियासतों या छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित करी गई थी। मतलब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या, ठीक है, 10 लाख पे 1 सीट मिल रही। उत्तर प्रदेश की अगर 20 लाख जनसंख्या थी तो उसको 2 सीटें मिली। एमपी की 10 ही लाख थी तो उसकी 1 सीट मिली। ऐसे मतलब जो सीटों का बंटवारा हुआ वो किसके आधार पर हुआ? वहाँ की जनसंख्या के आधार पर हुआ, ठीक है। तो और 1 सीट 10 लाख लोगों के लिए, सिंपल सी बात। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी संख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। एक तो मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल, ठीक है। मुस्लिम और सिखों को छोड़कर सभी के बीच विभाजित किया जाना था, मतलब मुस्लिम, सिख और जनरल, इनके बीच में डिवीजन होगा। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था, और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा किया जाना था। रियासतों के प्रतिनिधित्व को रियासतों के द्वारा मनोनीत किया जाना था। आसान भाषा में ये समझिए, जैसे ये जो राज्य थे, ठीक है, आपने क्या करा, जैसे आज आप क्या करते हो, आज अपने विधायकों को चुना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपने विधायक को चुना। अब ये विधायक आपके बिहाफ पे राष्ट्रपति को चुनता है, राज्यसभा के मेंबर को चुनता है। आप राज्यसभा के मेंबर को वोट नहीं देते हो, ना राष्ट्रपति में आप वोट देते हो, ठीक है। तो यही हुआ कि आपने जिनको भी चुना था ना विधायकों को, 11 प्रोविंसेस थे, उस प्रोविंसेस के मेंबर चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को। आपने डायरेक्ट वोट नहीं किया, इसीलिए इसका कंट्रोवर्सी भी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। तो समझ रहे हो मेरी बात ये। और जो राजा थे प्रिंसली स्टेट्स वाले, जो लगान पिक्चर देखी होगी, घोड़े वोड़े पे आते थे मैच देखने, वो नॉमिनेट कर देते कि जाओ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तुम चले जाओ, ठीक है। तो मतलब इलेक्टेड भी थे, नॉमिनेटेड भी थे, दोनों मेंबर थे। और इलेक्टेड कैसे? डायरेक्ट नहीं थे। मतलब कैसे थे? देखो, प्रतिनिधित्व जो था वो कैसा हुआ था? मतदान एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब सबको उसमें हिस्सा मिलेगा, सबको मतलब उसमें चांस मिलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। मुस्लिम को चुनेगा, हिंदू को चुनेगा। देखो ना कह रहा है, मतलब प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, 3 मुस्लिम को दी गई, 3 जनरल को दी गई, 1 दे दिया गया अदर को। तो मुस्लिम को चुनेगा, हिंदू को चुनेगा, ऐसे करके सबको अवसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। समझ गए वो कितनी सीटें थी, कैसा वोट हुआ, और 1 सीट कितने लाख लोगों के लिए। अब चलिए देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के चुनाव जब हुए, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। अब इनमें से 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, ये आपको याद रखना है। कितनी? 208। मुस्लिम लीग ने 73 जीती, बाकी छोटे छोटे समूहों को 15 सीटें मिली, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, ठीक है। इसके बाद छोटे समूहों को निर्दलीय उम्मीदवारों को मिल गया, ठीक है। अब देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग कर लिया। अब ये जो राजा वाजा थे, इन्होंने सोचा यार हमारी राजशाही चली जाएगी अगर कानून बन गया। तो आप देखो ना, अब कोई राजशाही है क्या? सब खत्म। जितने महल थे इनके, सब सरकार ने क्या करा, वहाँ पे देखिए म्यूजियम बना दिए, है ना। तो इनको ये भी डर था, इसलिए इन्होंने बाइकआउट करा। संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ना चुनकर सीमित लोगों द्वारा चुने गए थे, जिसमें शिक्षित वर्ग, धनी, जमींदार आदि लोग शामिल थे। मतलब सबने वोट नहीं दिया था, 10% तक लोगों ने वोट दिया होगा। भाई इलेक्टेड जो प्रोविंसेस थी वो डायरेक्ट लोग थोड़ी चुनते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जमींदार थे, पैसे वाले लोग, वही वोट देते थे। लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इन सबको शामिल किया गया था, जिसमें इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी। इसमें याद रखिए महिलाएं भी थी। बस संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय की सभी मशहूर जितनी हस्तियां थी सब थी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं थे, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। जिन्ना भी नहीं थे, गांधी का तो पता होगा आपको, जिन्ना जी भी, मतलब जिन्ना जी के अलावा महात्मा गांधी जी, जिन्ना को तो पता ही अब क्या बोले हम, खैर जिन्ना और महात्मा गांधी नहीं शामिल थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे क्या चला। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। पहली बैठक आपको याद रखनी है संविधान सभा की कब हुई है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है संविधान सभा की। कब? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, तो कहा ठीक है तुम निकलो, क्योंकि ये पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। यानी इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 211 सदस्यों ने। जो सबसे पुराने सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो फ्रांस में प्रथा चलती थी ना कि जो ओल्ड होगा उसको भैया टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये आपको याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इनको अस्थायी थे कि बहुत बुजुर्ग है, कहीं टेम्परेरी संविधान बनने में तो टाइम लगेगा, बीच में ना चाहते तो इनकी मृत्यु हो गई है तो क्या होगा, तो इसलिए इनको टेम्परेरी दे दिए कि ठीक है आप भी सुख ले लो इसका। बाकी परमानेंट राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। बाकी यही प्रक्रिया सेम इसमें करी गई एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी के साथ उपाध्यक्ष के रूप में। मतलब एच सी मुखर्जी को टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष बनाया गया और टी टी कृष्णामाचारी को बनाया गया परमानेंट उपाध्यक्ष, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया। ये डेट आपको याद रखनी है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया भैया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? जो आप प्रियम्बल देखते हो ना कि भारत का संविधान कैसा हो तो ऐसा हो, सब चीज़, संप्रभु हो, सोवरन हो, सोशलिस्ट हो, समाजवादी मतलब सिक्योरिटी हो, ब्रदरहुड हो, सब चीज़ जो आप प्रियम्बल में आज पढ़ते हो ना, वो सब उद्देश्य प्रस्ताव से ही आया था। अब संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी। आपको याद रखना है कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन 11 बैठक। और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवकलन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। कितने? 114 दिनों पर। और कुल खर्चा हुआ 64 लाख। ये डाटा आपको याद रखना है सारा जितना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। कितना खर्चा हुआ था? 64 लाख। कितना समय लगा ड्राफ्ट में और कितने देशों से क्या लिया। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 को यानी 11वां सत्र था और आखिरी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया और पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को होगा। यानी 11 सत्रों को छोड़कर संविधान सभा पर सदस्य के हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तब हमने कहा कि हम किस दिन लगाएंगे इसको? 26 जनवरी 1950 को। क्यों लगाया जाता है 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था, ठीक है। बाकी 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो काफ़ी सारा डाटा मिला इससे हमें। फिर से देखते हैं एक बार शॉर्ट में। आपको क्या याद रखना? पहली बैठक याद रखनी 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्य अटेंड करे? 211। सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी बने अध्यक्ष और परमानेंट अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वसम्मति से संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। किसको भैया? एच सी मुखर्जी बने उपाध्यक्ष और वी टी कृष्णामाचारी बने परमानेंट उपाध्यक्ष। 13 दिसंबर को आया उद्देश्य प्रस्ताव। 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 बैठकें हुई, जिसमें 60 देशों से संविधान को देखा गया और 64 लाख रुपए तक का इसमें खर्चा हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट कर लिया और पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हर साल ये घूम घूम के आता रहता है, चाहे किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की हो, बिहार पीसीएस हो, कोई भी हो, एसएससी सीजीएल, सब में। संविधान सभा में मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता अपना ली। 1949 का मतलब मई में क्या कह रहा है? क्या अपना है? राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ में जो आप देखते हो ना, कॉमनवेल्थ क्या है? एक्चुअली गुलामी देशों का एक समूह है जो आपस में दोखड़ा बांटते हैं, कह लो। मतलब जितने भी ये आप कॉमनवेल्थ में देश देखोगे ना, वो पहले ब्रिटिश की औपनिवेशिक कंट्रीज थी, मतलब ब्रिटिशर्स ने इन पर राज किया है, ठीक है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया और 24 जनवरी 1950 को हमने अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में भी राजेंद्र प्रसाद को चुना। तो ये डाटा आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा और ये तीनों तो देखिए एक ही हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रमंडल 1949 और झंडा 22 जुलाई 1947, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए आगे। संविधान सभा में कुल महिलाएं की संख्या, क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा, महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें से कई बार मैचिंग करने को दे देता है। इसमें विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेल्यादून,
बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी। और अगर मैं इसको फ़िल्टर कर दूँ ना, तो आपको अगर मैं बोल दूँ क्या याद करना है, पहली चीज़ 15 थी ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाकी एक बार इसको रीड कर लो, कभी किस्मत बहुत ही ख़राब हुई तो दे देगा, तो क्या ही कर सकते हैं। तो 15 महिलाएं थी, ये तो याद रख लो, बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ये देखते हैं, जो वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वही है जो अभी हमने ऊपर देखा था। कैबिनेट मिशन आपको पता है 1946 में आया। इसी की सिफारिश के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। मतलब जनता ने 11 प्रोविंसेस, मतलब जितनी प्रोविंसेस थी उनके लोगों को चुना, 11 प्रोविंसेस के। अब उन प्रोविंसेस के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, ठीक है। सेम जैसे राज्यसभा के सदस्य और प्रेसिडेंट को हम चुनते हैं, मतलब हमने विधायकों को चुना, एमपी को चुना, हमारे बिहाफ पे एमपी और विधायक प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कब करा गया था, 22 जनवरी 1947। इसी दिन हमने अपने राष्ट्रीय झंडे को भी अडॉप्ट करा था। बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना में बदल गया, ठीक है। संविधान सभा ने अन्य प्रमुख समितियों के साथ संघ संविधान समिति का गठन करा। किसका संघ संविधान समिति? जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अभी बताऊंगा अध्यक्ष भी, एक इंपॉर्टेंट कमेटी इसके। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव द्वारा मसौदा, ये आपको नहीं याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट है। इस समिति की 2 उप समितियाँ थी जो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में बनी, मौलिक अधिकार उप समिति, और एच सी मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। इसमें 6 सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शहदुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शहदुल्ला और डी पी खेतान। बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव, और 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, फिर से बता देता हूँ कि भैया जो बी एल मित्तर हैं, बी एल मित्तर, इनके स्थान पर कौन आ गए थे? एन माधवराव, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये 2 नाम जरूर याद रखना, बी एन मित्तर के स्थान पर एन माधवराव और डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। 3 बार बोले याद हो जाएगा। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, ठीक है। संविधान सभा का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव, ठीक है। चर्चा के संविधान सभा के संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए हैं। संविधान सभा में पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा मतलब डिबेट की बात कर रहे हैं, 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला, डिबेट जो चलनी थी। और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये तो 3 आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि 4 से 9 नवंबर 1948 पहला चला, दूसरा जो चला आपका वो चला 17 अक्टूबर 1949 से, नहीं माफ़ कीजिएगा, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला। तीसरा जो चला आपका वो कब चला? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये 3 आपको याद रखने हैं। तो इसमें आपको काफ़ी डाटा थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है। क्या करना है आपको? एक पेज उठाइए, आराम से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं उनको नोट डाउन कर लीजिए, 2 से 3 बार रिवाइज करिए, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। जब भी कोई चीज़ ना याद हो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए, लिख लिख के अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना अगर आपने देखी हो, अभी वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में दिसंबर, मतलब आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, मतलब सबके मत द्वारा, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, मतलब खुद को ही देते हैं। इस स्थिति को संविधान के अंगीकरण पूर्व में पारित के रूप में लिखा गया। कहने का मतलब इन शॉर्ट 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था और इसको मनाया गया, मतलब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि 1929 में हम लोगों ने बोला था पूर्ण स्वराज मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में हुई थी 1929 में, जहां कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने को कहा था। उसके बाद कांग्रेस ने नियमित 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और भारत का नया संविधान जैसे ही लगा तो हमने उसको देखिए गणतंत्र दिवस के रूप में भी नामित करा उसको हमने।
तो कोई पूछे 26 जनवरी 1950 से ही क्यों लागू हुआ संविधान? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डे रावी नदी पर झंडा फहराया था, इसलिए लागू करा उसी दिन से। 1946 में प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अविभाजित बंगाल के पूर्वी विभाग से चुने गए थे। ठीक है, ये याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे? पूर्वी भाग के, अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान का जब हिस्सा बन गया तो अंबेडकर जी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, जब क्योंकि बांग्लादेश तो चला गया पाकिस्तान के पास, तो इनको फिर पुणे की सीट से चुना गया। फिर एम.आर. जयकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी ये सीट। पी.आर. अंबेडकर पश्चिम बंगाल से नहीं, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, क्योंकि ठीक है, कहाँ से? पूर्वी बंगाल से, याद रखिएगा। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का बन गया तो बाद में इनको पुणे की सीट से चुना गया, महाराष्ट्र से। संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, याद रखना, 1891 को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। पूछ लेता है कई बार, 1891, 1956। और डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 31 मार्च 1990 को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आर में पूछ सकता है, काफ़ी डीप में जाने लगे हैं आजकल, मरने की क्रोनोलॉजी तक पूछते हैं। तो हो सकता है आपको ये क्रोनोलॉजी दे दे कि भैया अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, 1891, मृत्यु कब हुई, 1956, और भारत रत्न कब मिला, 1990। ठीक है। दूसरा कह रहा है, वयस्क मताधिकार पर चर्चा के समय संविधान सभा में मौलाना आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाने पर पुरजोर दिया था। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार पे को हटाना चाहते थे कौन? मौलाना आज़ाद। ठीक है, चलिए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत और रियासतों के राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। तो ये तो खैर उसकी बात होगी, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो लंदन में होता, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, पर नहीं करा गया इसको। भारतीय संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। यह भविष्य की संभावनाओं से भी, ये मेंस के लिए आपके अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इसमें संशोधन का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि इसमें संशोधन कर सकते हो आप। दूसरी ओर, यह विभिन्न अन्य देशों के संविधान से दृष्टिकोण और सिद्धांत लेता है, इस प्रकार इसे अपनाया गया संविधान कहा जा सकता है। ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने बोला है? इवॉर जेनिंग का है। ये इंपॉर्टेंट है, इवॉर जेनिंग का कोट क्या? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका है। ये इवॉर जेनिंग ने बोला था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखा है, मतलब माइनॉरिटीज़ को जगह नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज़ वगैरह में। ये इनका कहना था, इवॉर जेनिंग का। ये कुछ नहीं, डिवाइड एंड रूल और खेलना चाह रहे थे, जाते जाते भी फूट डलवाना चाह रहे थे। 2 भागों में तो भारत को बंटवा ही दिया अंग्रेजों ने, और करना चाह रहे थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि जो संविधान सभा है उसमें पूरे के पूरे कांग्रेस के ही मेंबर है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत है, मतलब और किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सिर्फ और सिर्फ सारे मेंबर कांग्रेस के हैं। तो वही एक पार्टी थी उस टाइम, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। यह व्यक्तित्व उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। किसने? ग्रैनविल ऑस्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। और इवॉर जेनिंग ने क्या बोला था? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। जो अंतरिम सरकार बनी उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला था, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 मेंबरों को जगह मिली थी। इसी के संदर्भ में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, यह एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। समझ रहे हो? ये एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अब ये सब आपको देखिए, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, रिनाउंड बुक, अब जैसे लक्ष्मीकांत बहुत चलती है, आपको ये सब उसमें नहीं मिलेगा। और अब काफ़ी डीप में जाने लगी इन चीज़ें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होता है? हमारे कंटेंट 3-4 चीज़ों से मिक्स करके हम काफ़ी सोर्सेज से मिला के बनाते हैं कि जितनी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बन सके आपको वो दी जाए, कहीं से कुछ छूटे ना। इसलिए कई बार चीज़ें लंबी हो जाती हैं, पर सवाल यहीं से आपको मिलेंगे, है ना। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ता है आराम से। इसको हमें देखिए 1 साल का टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, उसको शॉर्ट नोट्स बनाने। ठीक है, चलिए खैर। अब अंतरिम सरकार के 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये याद रखना।
मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों का नाम ज़रूर याद रखें। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये कानून मंत्री थे। गजनफर अली खां, ये स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे। लियाकत अली, वित्त मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है लियाकत अली। आई चौधरीगर, नाम देखिए चौधरीगर, आई चौधरीगर जो थे ये वाणिज्य मंत्रालय थे। आई चौधरीगर कौन थे? वाणिज्य मंत्रालय देख रहे थे। और आपके कौन है ये? अब्दुल रब निश्तावर, अब्दुल रब निश्तार, ये रेलवे और संचार मंत्रालय देख रहे थे। ठीक है, अब्दुल रब निश्तार, तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये नाम याद रखने हैं आपको। कैबिनेट मिशन जो बताया ना 1946 में 3 लोग थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये था पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो एक था पूरा संविधान सभा का, कैसे गठन हुआ, कैसे संविधान सभा बनी और हमारा संविधान कैसे बना, उसकी पूरी इम्पॉर्टेंट डिटेल थी। अब आपको याद करनी है संविधान सभा की समितियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा ने निर्माण करने के लिए, देखिए इनमें 8 बड़ी समितियाँ थी और अन्य छोटी समितियाँ, तो इम्पॉर्टेंट है ये 8 बड़ी समिति और इसके अध्यक्ष, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। संघ शक्ति समिति, ये देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अब प्रांतों में तो भैया आपको पता होगा प्रोविंसेस वगैरह मैनेज करना सरदार पटेल जी को दिया गया था, तो प्रांतीय समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और बाकी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति थी, ये कौन देख रहे थे? सरदार पटेल। कौन देख रहे थे? सरदार पटेल। अब इस कमेटी को और 5 भागों में बांटा गया था। मौलिक अधिकार उप समिति, जो कि जेबी कृपलानी देख रहे थे। अल्पसंख्यक उप समिति, जो कि एच.सी. मुखर्जी देख रहे थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर, इसके लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोलई देख रहे थे। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए ये ए.वी. ठक्कर देख रहे थे। तो आपको कहने का मतलब है, बस ये याद रखना है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये वाला याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। प्रारूप समिति अम्बेडकर। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। उसके बाद जो आती प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए समिति, और ये 2 और संघ शक्ति और संघीय संविधान। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में मैचिंग करने को जरूर आती है ये। बाकी ये 13 माइनर कमेटी है, इनसे सवाल नहीं बनता है, उसके लिए परेशान मत हो। ये 13 माइनर से नहीं बनता है ना, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, सब नहीं पढ़ना है। ये 8 से सवाल बनता है, इसको बस ऊपर से एक बार पढ़ लो। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ, ये पूछा ही नहीं जाता है ना, ये कभी नहीं आता है। तो बस 8 मेजर कमेटी तो ज़रूर पूछी जाती है, इसको ज़रूर लर्न करिए। अब आ जाइए प्रारूप समिति, ये याद करनी पड़ेगी, इसके सारे मेंबर इंपॉर्टेंट है। ये संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, ये आपको याद रखना है। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव और टी कृष्णाचार्य, जो बता चुका हूँ ना। एन माधव राव ने किसकी जगह ली थी? बी एल मित्तर की जगह ली थी। और टी कृष्णाचार्य ने डी खेतान की जगह ली थी। ये याद रखना है, रिप्लेस करना पूछ सकता है कि बी एल मित्तर ने किसकी जगह, मतलब बी एल मित्तर की जगह किसने ली? एन माधव राव ने। डी खेतान की जगह किसने ली? टी कृष्णाचार्य। ठीक है, तो ये 7 लोगों के नाम ज़रूर याद रखिए। क्या क्या? बी आर अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णाचार्य। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। अब कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं इसको। कह रहा है भारत के संविधान ने अपने अधिकार उपबंध, जो अधिकतर उपबंध है वो इसके कई देशों से लिए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से उपबंध लिए हैं। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने गौर के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। बिल्कुल 60 देशों से ज़्यादा के संविधान से लिया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। ठीक है, संविधान का दार्शनिक भाग किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंपॉर्टेंट है ये। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी को संविधान का दार्शनिक भाग कहते हैं। ठीक है, और हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका से। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया। सिंपल। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग जो है, मतलब जैसे कैबिनेट सिस्टम, ये सब हमने कहाँ से लिया? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया हुआ है।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, इन सब से हमने संविधान में कुछ ना कुछ लिया हुआ है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिकी सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़कर उसके तहत सम्मानित किया गया था। ये तो चलो अभी हम आगे करेंगे ही जब पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित आपराधिक कानून समवर्ती सूची के विषय में, जबकि पुलिस, चलो ये भी अभी कर ही लेंगे। ये सब दोस्तों, ये सब अभी आगे हम लोग जब अलग अलग चैप्टर करेंगे ना कि कॉन्करेंट लिस्ट कौन से कानून किस में है, वो सब उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये सब आपको अभी मैं उसमें कराऊंगा, किस देश से क्या लिया, ये भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स देखेंगे ना, संविधान की विशेषताएं, किन देशों से क्या लिया, ये सब अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आज सिर्फ देखा है संविधान सभा का गठन कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए।